नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर चल रहे हैं सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और ये जो वीडियो है ये उसका 10वां भाग है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के एसएससी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन प्रश्नों को रट लीजिए और संभावना है कि इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और हमारा जो ध्येय है वो है आपकी सफलता, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। ये इस सीरीज का 10वां वीडियो है। 9 वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप बाकी वीडियोज देख सकते हैं, और इस वीडियो के पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट्स, वो भी बिल्कुल फ्री, और जो सब्सक्रिप्शन है उसके कोई चार्जेज नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। अब पहला प्रश्न है आपके सामने, जो कि इस प्रकार से है। वर्ष 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं रिचर्ड एच टेलर, रेनर वीज, काजुओ इशिगुरो और जैक्स वॉन्टोप। और इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है काजुओ इशिगुरो। इन्हें दिया गया है क्या? 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आप पेन पेपर रेडी रखिए, अपने आंसर लिखिए और देखिए कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं, और कमेंट में हमें जरूर बताएं। जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो को भावुक उपन्यासों से दुनिया के साथ संपर्क की हमारी मायावी समझ की गहराई से पर्दा उठाने के लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? ऑप्शंस हैं सोडियम, कोबाल्ट, लिथियम या फिर हीलियम। और इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? हीलियम। हीलियम धातु नहीं है। हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है हीलियम। बाकी सोडियम, कोबाल्ट और लिथियम क्या है? धातु है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला जो प्रश्न है वो है अब आपके सामने इस प्रकार से। हीरा किस कारण से चमकीला दिखाई देता है? हीरा के चमकीला दिखाई देने का क्या कारण है? ऑप्शन है आपके सामने अधिक घनत्व के कारण, रेडियोधर्मी गुण के कारण, अपवर्तनांक कम होने के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो हीरा किस कारण से चमकाई दिखाई देता है? तो ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, इसी के कारण से हीरा चमकीला दिखाई देता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गरेट थैचर किस वर्ष ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शंस हैं 1988, 1979, 1990 या फिर 1985। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो है 1979 में। 1979 में मार्गरेट थैचर क्या हुआ? ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। ये 1979 से लेके 1990 ईस्वी तक रही थी कहाँ? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न अब आपके सामने, किसी राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य की विधानसभा के सत्र में न होने पर, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, या फिर उच्च न्यायालय की सलाह पर। तो अध्यादेश कब किया जाता है जारी? राज्य में ये जारी किया जाता है जबकि राज्य की विधानसभा के सत्र न हो, राज्य की विधानसभा सत्र में न हो। और केंद्र सरकार द्वारा कब अध्यादेश जारी किए जाते हैं? जब संसद के सदन सत्र में न हो। संसद के सदन यदि सत्र में नहीं होती है तो केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है? अध्यादेश जारी किए जाते हैं। और राज्यपाल कब करता है जारी? केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति द्वारा। और राज्यपाल कब करता है? जब राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं होती है। तो संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि से अधिक अंतर नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 2 माह। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 6 माह। यानी कि संसद के 2 सदनों की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। 2 बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला जो प्रश्न है वो है इस प्रकार से। अब विकास किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था?
ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सी रंगराजन समिति या फिर ठक्कर समिति। और उत्तर जो होगा वो होगा स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संशोधन किस वर्ष? 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और आज की तारीख में कितने हैं? इसमें 11वां मूल कर्तव्य जुड़ गया, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और अब हो गया 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के समर्थन हेतु, प्रेस अधिनियम को समाप्त करने हेतु, बंगाल विभाजन का विरोध करने हेतु, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण रोकने हेतु। तो स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था बंगाल विभाजन का विरोध करने हेतु स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था प्रारंभ? बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। विभाजन के विरोध में अचानक फूटा यह आंदोलन धीरे धीरे संगठित होने लगा था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला प्रश्न है इस प्रकार से, नैतिक व्यवस्था के नियमन के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है वरुण, विष्णु, इंद्र या रुद्र। और इसके जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो क्या होगा? वरुण। वरुण को ही माना जाता था नैतिक व्यवस्था के नियामक देवता वैदिक देवता के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया था? ऑप्शन हैं बीजिंग, ताशकंद, बेलग्रेड या बांडुंग। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बांडुंग। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ हुआ था? बांडुंग में। बांडुंग कहाँ पे है? चाइना में है, तो इसे का प्रतिपादन वहीं हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आदि ग्रंथ साहिब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं इसमें कबीर के पद्य हैं, दूसरा है इसका संकलन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ था। नेक्स्ट इसमें प्राय सगुण भक्ति संतों के पद्य हैं, और लास्ट है इसमें बाबा फरीद की उक्तियां हैं। और इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? तो जो सी है ऑप्शन, इसमें प्राय सगुण भक्ति से संतों के पद्य हैं, तो ये गलत है। इसमें क्या है? निर्गुण भक्ति के संतों के इसमें क्या है? गद्य पद्य उनकी उक्तियां इसमें शामिल हैं निर्गुण भक्ति के। ठीक है, जैसे कि बाबा फरीद हो गए, नानक हो गए, कबीर हो गए, इन जैसे संतों का पद संकलित हैं। इनमें से कौन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदे को तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन या रॉजर सरमन। और इसका जो उत्तर होगा सही वो क्या होगा? जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो इस समिति के सदस्य नहीं थे, स्वतंत्रता की घोषणा मसौदे समिति के सदस्य नहीं थे। कौन कौन थे सदस्य समिति के? थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर सरमन, रॉबर्ट आर लिविंग स्टोन आदि इसके सदस्य थे, जबकि जॉर्ज वॉशिंगटन इसके सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति थे ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन या फिर शीतोष्ण वन। और सही उत्तर क्या होगा? इन्हें कहा जाता है सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा ये किसके लिए है प्रसिद्ध? रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए ये क्या है? फेमस है। रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। और सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है जो लगभग 78% है। उसके बाद किसकी मात्रा है? ऑक्सीजन की 21%, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन कितने हैं? 78%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्न में से किस क्षेत्र में अक्टूबर तथा नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है? ऑप्शन है आपके पास छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, मालवा पठार में, कोरोमंडल तट पर या फिर गारो खासी पहाड़ियों पर। और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में। निर्वातित मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर पूरी तटीय भागों में वर्षा कराता है और
भारत में शरद ऋतु में लौटते समय, अक्टूबर नवंबर में लौटते समय कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु में बहुत अधिक 65 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं आपके पास अपरदन, अपघर्षण, अपवाहन या सन्निघर्षण, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अपरदन। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण अपरदन का उदाहरण है। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा ही मशरूम चट्टान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? ऑप्शंस है कपास, चाय, गन्ना या कॉफी। क्या होगा सही उत्तर? कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, इसी कारण से इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपासी मृदा भी कहा जाता है। चलिए बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वे पवन कौन सी हैं जो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती है? ऑप्शंस हैं मानसूनी पवन, ध्रुवीय पवन, चक्रवाती पवन या फिर उपर्युक्त सभी। और इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर मानसूनी पवन जो है वो अपनी दिशा बदल लेती है ऋतु परिवर्तन के साथ साथ। मौसम ही बना है मानसून से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, आयात निर्यात बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ये कौन करता है रखरखाव? ये रखरखाव किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसका रखरखाव? फॉरेक्स का रखरखाव जो है वो आरबीआई करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं। और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु कब की थी? 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत की थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1985 से लेके 1990 तक थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश में किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? ऑप्शंस हैं बाघ, हिरण, हाथी या फिर शेर। और सही उत्तर क्या होगा? जो बाघ जो है इसके सबसे ज़्यादा अभयारण्य हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभयारण्य किसके हैं? तो बाघ के हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभयारण्य। चलिए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अब आपके सामने। तो ये बाघ अभयारण्य कौन कौन से है? कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है। ये सारे किसके हैं? बाघ के अभयारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान को किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइट 101, एयरफोर्स 1, एयर इंडिया 1 या फिर चेतक 1। तो भारतीय राष्ट्रपति जब जिस विमान से जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? एयर इंडिया 1 के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को का भी आधिकारिक नाम यही है। राष्ट्रपति और विमान और प्रधानमंत्री एयर इंडिया विमान का ही प्रयोग करते हैं अपने आधिकारिक यात्राओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। अनुच्छेद 32 जिसमें क्या है? वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो बनाया गया अधिकार। और मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? ये भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का की व्याख्या। तो ये जो है अनुच्छेद 32 ये भाग 3 के प्रवर्तन से संबंधित अधिकार, संबंधित उपचारों के लिए बने गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है अब आपके सामने, वो है 1886, 1891, 1900 या फिर 1897। और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसे वेलूर मठ के नाम से भी जाना जाता है। वेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता में। तो ये कब की गई थी स्थापना? 1897 ईस्वी में। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न अब आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय संगठक नहीं है? और ऑप्शंस हैं संगठक नहीं है, ध्यान रखना है आपको, जीवीय संगठक नहीं है। और ऑप्शंस हैं वनस्पति, जंतु,
वायु या जीवाणु। और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वायु। वायु क्या है, अजीवीय संघटक है, अजीवीय संघटक हुआ, वो बड़ी मात्रा होगी, चलो ठीक है, अजीवीय संघटक है ये। और बाकी सब क्या है, जीव जैवीय संघटक वो है जो जिसमें जीवन हो, जैसे वनस्पति हो गए, जंतु हो गए, जीवाणु हो गए। और अजैवीय अर्थात वायु, जल, ये सब जो होंगे ये अजैवीय संघटक हैं। तो इस प्रकार से अब तक हम लोगों ने 10 वीडियो देखे हैं ये सीरीज, जीके सीरीज के। आगे के जो वीडियो आएंगे वो किसके आएंगे, रीजनिंग के भी वीडियो बहुत जल्द आने वाले हैं इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के रूप में। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक करके शेयर करते रहें, जिससे कि हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहें। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को भी ये मैसेज दें कि यहाँ पे इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे संपूर्ण तैयारी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।